दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, मेरा आज का सवाल क्या है? आज मेरे सामने मुख्य सवाल यह है कि देश का सबसे बड़ा कारपोरेट पूंजीपति, देश की समग्र कारपोरेट पूंजी जो दरअसल इस देश को चलाती है, इस समय भाजपा, संघ परिवार और मोदी शाह की जोड़ी की दुविधाओं को लेकर क्या सोच रहे होंगे। सवाल यह भी है कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर मेरे जैसे राजनीतिक विश्लेषकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। मैं क्यों इसके बारे में चर्चा उठा रहा हूं, क्यों उठा रहा हूं सवाल ये? इसलिए कि मोदी को इस देश के ऊपर थोपने और अपने हितों का सबसे बड़ा इंचार्ज बनाने का काम इन्हीं पूंजीपतियों ने 2012, 13, 14 के दौरान किया था। यह बात मैं कोई वामपंथी जोश में नहीं कह रहा हूं। यह एक हकीकत है, यह एक तथ्य है। इसका बाकायदा दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध है। इसका सबूत देकर ही मैं आज की बात शुरू करूंगा। मैं ले चलूंगा आपको पीछे 11 जनवरी 2013 को, यानी 2014 के चुनाव से पहले ही 11 जनवरी 2013 को गुजरात में एक सम्मेलन हो रहा था जिसका नाम था वाइब्रेंट गुजरात समिट। और उस समिट में बोल रहे थे धीरूभाई अंबानी के छोटे पुत्र अनिल अंबानी। अनिल अंबानी ने अपने भाषण में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें किंग अमंग किंग्स, राजाओं का राजा कहा था। उन्होंने मोदी को अर्जुन जैसी स्पष्ट दृष्टि वाला नेता भी बताया था और गुजरात के अन्य महान नेताओं गांधी, पटेल और धीरूभाई अंबानी के साथ जोड़कर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। अनिल अंबानी का यह वक्तव्य कई समाचार स्रोतों, एनडीटीवी, डोमेन बी, फर्स्ट पोस्ट आदि में भी दर्ज है। इससे पहले भी 2009 में अनिल अंबानी ने मोदी को देश का अगला नेता बनाने योग्य बताया था, लेकिन राजा वाला वाक्य उनका 2013 का है, यानी 2014 के चुनाव से ठीक पहले का। आइए अब यह भी जांच कर लें कि मोदी को देश का अगला नेता बनाने योग्य बात क्या अंबानी या किसी और पूंजीपति के अलावा भी किसी ने कभी की है? इसका सीधा सा जवाब नहीं में है। हम चाहें तो इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि देश में हिंदुत्व की विचारधारा की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी बुद्धिजीवी ने मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक बताने की कोशिश कभी नहीं की। फिर से कह रहा हूं, देश में हिंदुत्व की विचारधारा की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी बुद्धिजीवी ने मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने लायक बताने की कोशिश कभी नहीं की। न ये कोशिश किसी सावरकरवादी ने की, न ही भाजपा के किसी शीर्ष या वरिष्ठ नेता ने कभी ऐसा कहा। किसी दक्षिणपंथी मजदूर नेता ने कभी ऐसी बात नहीं कही। किसी विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता ने ऐसी बात नहीं कही। किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने ऐसा कभी नहीं कहा। किसी साधु संत ने ऐसा कभी नहीं कहा। किसी दक्षिणपंथी मजदूर नेता ने ऐसा नहीं कहा। किसी कवि ने, किसी गायक ने ऐसा नहीं कहा। फिल्म उद्योग के किसी हीरो या हीरोइन ने ऐसा नहीं कहा। किसी हिंदुत्ववादी या दक्षिणपंथी साहित्यकार ने भी कभी ऐसा वक्तव्य न दिया। न कभी ऐसी संभावना किसी ने जताई और न ही कभी ऐसा अंदेशा ही जताया कि नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति आएगा और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाएगा। नकारात्मक हो या सकारात्मक, अफसोस हो या खुशी हो, किसी भी भावना के तहत अनिल अंबानी के अलावा किसी भी प्रकार से ऐसा वक्तव्य किसी और की तरफ से नहीं आया। हाँ, अनिल अंबानी के कहने के बाद फिर टाटा और बिरला की तरफ से भी ऐसी बातें की गई। कुछ दूसरे पूंजीपतियों ने भी ऐसे ही उद्गार व्यक्त किए। खास बात यह है कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन गए, पूंजीपतियों की इस मंडली को छोड़कर किसी ने मोदी के संभावित प्रधानमंत्रित्व को रेखांकित नहीं किया। उन दोनों गौतम अडानी की तो औकात तो थी, पर आज जैसी औकात नहीं थी। लेकिन उस जमाने में अनिल अंबानी की हस्ती आज की तरह बुझी हुई, पिटी हुई नहीं थी। उन्हें अपने बड़े भाई से भी अधिक बड़ा फाइनेंशियल जादूगर माना जाता था। जाहिर है अनिल अंबानी के वक्तव्य का एक ही मतलब था,
2013 में ही देश की कारपोरेट पूंजी और मोदी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हो चुका था। एक मोदी कंसेंसस बन चुका था। फिर एक के बाद एक इसी समझौते के इर्द-गिर्द 2 और बड़ी ताकतें जुड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुरुआती हिचकिचाहट के बाद विवेकानंद फाउंडेशन के जरिए देश की बड़ी ब्यूरोक्रेसी को मोदी के साथ जोड़ दिया। इसके वाहक बने नृपेंद्र मिश्रा और अजय डोभाल जैसे बड़े-बड़े अफसर। इसके बाद फिर आरक्षण और सामाजिक न्याय से परेशान चल रही देश की ऊंची जातियां भी इस समीकरण का तीसरा कोण बन गई। इस तरह मोदी की सत्ता जम गई। यही कारण है कि हमें सबसे पहले यह जानने की जरूरत है कि देश के पूंजीपति राम मंदिर की चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर की घटनाओं की रोशनी में क्या मोदी समर्थन के अपने उस संकल्प में संशोधन करने की मानसिकता में पहुंच पाए हैं या अभी भी वे मोदी को 2013 की तरह ही अपरिहार्य मानते हैं। दोस्तों, मुझे तो यह लगता है कि जल्दी ही वह समय आने वाला है जब भारत की कारपोरेट पूंजी मोदी के प्रति न केवल अनमनी हो जाएगी वरन उसकी अभिव्यक्तियां भी दिखने लगेंगी। इसके 5 बड़े कारण हैं, 1-2 नहीं, 5 बड़े कारण हैं। मैं सिलसिलेवार उन कारणों को आपके सामने रखता हूं। पहला कारण, मोदी की सत्ता की वैधता, उसकी लेजिटिमेसी इस समय स्वयं संघ की कतारों और भाजपा की कतारों में पहले ऐसी नहीं रह गई है। दूसरा, सरकार के भीतर से पहली बार मोदी को खुली चुनौती नितिन गडकरी की तरफ से मिली है। उन्होंने अदालत में मोदी के फैसलों से स्वयं को अलग करने का ऐतिहासिक कदम उठा दिया है। सरकार के भीतर भी गडकरी के खिलाफ जांच चल रही है और उनके परिवार की ओर से काकरोचों की फंडिंग हुई। यह एक ऐसा आरोप है जिसकी पड़ताल की जा रही है। तीसरा, विपक्ष का हमला उत्तरोत्तर तीखा होता जा रहा है। जंतर मंतर के प्रोटेस्टरों पर पुलिस कार्रवाई का आदेश दिए जाने के मामले में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मार्च निकाला। छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावा मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ताकतवर सरकार की ओर से आक्रामकता दिखाने से स्थिति बेवजह बिगड़ सकती है और इससे हिंसा और भड़क सकती है। इससे बचना चाहिए। अदालत ने कहा कि जैन जी हैं तो उनको सुनना चाहिए कि आखिर उनमें इतना गुस्सा क्यों है। चौथा कारण, पार्टी के भीतर की सांगठनिक मशीन में घिसावट और थकावट के लक्षण साफ दिखने लगे हैं। इसका समीर चौगांवकर की निम्नलिखित समीक्षा में सबूत मिलता है। समीर के अनुसार राजनीति में कहा जाता है कि अच्छा समय ज्यादा दिन नहीं टिकता और बुरा समय लंबे समय तक घेरा डालकर बना रहता है। यह तब होता है जब नेता अच्छे समय में बुरे फैसले कर अपने लिए बुरे समय को न्योता देते हैं। किसी समझदार ने यह कहा भी है कि अच्छे समय का अहंकार बुरे समय को आमंत्रित करता है। इसलिए अच्छे समय में फैसले अहंकार से नहीं, आम सहमति से लेने चाहिए। भाजपा बांकीपुर और दतिया में आम सहमति बनाने से चूक गई। बांकीपुर में केंद्रीय नेतृत्व को बिहार के स्थानीय नेताओं ने निपटा दिया और दतिया में केंद्रीय नेतृत्व को स्थानीय नेता ने निपटा दिया। मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा लगाने वाली और बूथ प्रभारी से बढ़कर पन्ना प्रभारी तक कदम बढ़ाने वाली बीजेपी के तमाम दिग्गज अपने ही बूथ पर बीजेपी को नहीं जिता सके। दतिया में नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर बीजेपी हारी तो बांकीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष के बूथ पर भी हार गई। सांसद रविशंकर प्रसाद के बूथ पर बीजेपी हार गई। मंत्री रामकृपाल यादव के बूथ पर भी हार गई। बांकीपुर में बूथ प्रभारी रहा बीजेपी का प्रत्याशी अपने ही बूथ पर अपनी इज्जत गंवा बैठा। संघ, संगठन और सरकार मिलकर भी अपने मतदाताओं को घर से नहीं निकाल सके। बांकीपुर में सिर्फ 64.30% मतदान हुआ। जातिगत समीकरण, संघ, संगठन और डबल इंजन की सरकार को अकेले प्रशांत किशोर ने लपेट कर रख दिया। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एक अकेले बांके बिहारी के सामने असहाय नजर आई। बांकीपुर के बांके बिहारी प्रशांत किशोर बन गए। बांकीपुर और दतिया का घाव लंबे समय तक हरा रहने वाला है। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का खेल शुरू होगा। सरकार संगठन पर ठीकरा फोड़ेगी, संगठन सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। संघ अपनी रिपोर्ट में सरकार और संगठन दोनों को दोष देगा। छोटे नेताओं के इस्तीफे होंगे और बड़े नेता राहत पाएंगे। समय सुधरने का है। सुधरेंगे तो बने रहेंगे, नहीं तो भविष्य में बांकीपुर और दतिया के परिणामों को देखने के लिए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तैयार रहे। बिहार की राजनीति लंबे समय से जातिगत समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है।
चुनाव आते ही यादव, कुर्मी, राजपूत, भूमिहार, मुस्लिम, अति पिछड़ा और दलित वोट बैंक की चर्चा केंद्र में रहती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने बांकीपुर जीतकर यह बताया कि बिहार को जाति नहीं, बल्कि बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेह प्रशासन की राजनीति की जरूरत है और जनता जाति से परे वोट भी करती है, बशर्ते नेता भरोसा करने काबिल हों। जाति पर मर मिटने वाले नेताओं को यह संदेश भी है कि मतदाता का एक वर्ग अब उम्मीदवार की छवि, उसके काम और मुद्दों को भी पहले से अधिक महत्व दे रहा है। लेकिन यह भी सही है कि इस एक चुनावी नतीजे के आधार पर यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि बिहार में जाति आधारित राजनीति खत्म हो गई है। इसे एक ईमानदार कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। इस नतीजे के बाद राजनीतिक दलों पर भी दबाव बढ़ सकता है कि जाति से बाहर मुद्दों पर वो बात करें। केवल जातिगत गणित के भरोसे चुनाव लड़ने की बजाय उन्हें अपने काम, वादों, शासन के रिकॉर्ड को भी प्रमुखता से सामने रखना पड़ सकता है। प्रशांत किशोर ने जाति का जिक्र कहीं नहीं किया। उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया। वे खुद ही लोगों के घर तक पहुंचे, पदयात्रा की, कई सभाएं की। प्रशांत किशोर ने बिहार के विकास की बात की। अपने भाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर, पलायन, उच्च शिक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन समेत कई आम लोगों से जुड़े मुद्दों पर बात की। प्रशांत किशोर ने व्यवस्था में बदलाव की बात कही। यह भी सही है कि जाति जी का जंजाल है और एक चुनाव से मुक्ति संभव नहीं है। मैं समीर चौस्गांव की करके इस समीक्षा से मोटे तौर पर सहमत हूं। अब आइए इसके पांचवें कारण की तरफ। पांचवा कारण यह है कि मोदी द्वारा हर बात में स्वयं को संकट मोचन बनाने और वास्तव में संकट को पलट देने की क्षमता दिखाने की बात अब कल की हो गई है। ये वो वाले मोदी नहीं है जो हर बात में अपने आप को सामने रखते थे, अपने आप को दांव पे लगाते थे और अक्सर 90% उनका अपने आप को दांव पे लगाना कामयाब भी होता था। मुकेश कुमार की यह व्याख्या मोदी की इस कमजोरी को खोल कर रख देती है। मुकेश जी के अनुसार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का क्षमादान का दांव उल्टा पड़ गया है। उनके और उनकी पार्टी के नेताओं के पुराने बयानों ने उनके वीडियो संदेश के नैरेटिव को ही उलट कर रख दिया है, उनकी पोल खोल कर रख दी है। अगर प्रधानमंत्री ने सोचा था कि इस तरह क्षमा देकर वे बड़प्पन का सबूत देंगे और पूरा देश उनकी वाहवाही करने लगेगा, तो ऐसा नहीं हुआ। सिवाय उनकी भक्त मंडली के पूरे सोशल मीडिया पर उनके संगी साथियों के पुराने बयान दिखाकर उनके पाखंड को उजागर किया जा रहा है। दरअसल उनका संदेश ही ऐसा था। उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, अपनी मां की दुहाई दी और शरारती बच्चों को माफ करने की बात कही। लेकिन उन्होंने पुलिस की लाठियों और गालियों से घायल आंदोलनकारियों को हमदर्दी के चंद शब्द भी नहीं दिए। यही वजह है कि जेन जी की प्रतिक्रियाएं भी या तो ठंडी रहीं या फिर आलोचनात्मक। ठीक है कि गालियों की बाढ़ नहीं आई, मगर किसी ने खुशी या संतोष भी जाहिर नहीं किया। कहा यही गया कि उन्हें तो माफी मांगनी चाहिए थी, मगर वे माफी देने चले आए। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने अपने समर्थकों से भी ये नहीं कहा कि वे आंदोलनकारियों को बदनाम करने की मुहिम बंद कर दें। वे इस बारे में खामोश रहे। उन्होंने चलते चलते यह तो कहा कि मैं नहीं चाहता कि बच्चे अदालतों के चक्कर लगाएं, मगर उन्होंने स्पष्ट घोषणा भी नहीं की कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि भाजपा सोच रही है, मोदी जी भी सोच रहे हैं, अमित शाह गुमसुम है, संघ भी सोच रहा है। ये सभी किसी ना किसी तरह मौजूदा संकट से निकलने की जुगाड़ में है। लेकिन सारा देश भी तो सोच रहा है। जो आंदोलनकारी हैं, जो जीत गए हैं, वे भी तो सोच रहे हैं। विपक्ष भी तो सोच रहा है। लोहा गर्म है। इस लोहे पे कौन चोट मारेगा? विपक्ष चोट मारेगा कि जैन जी चोट मारेंगे? भाजपा तो चोट मारने की स्थिति में है नहीं। मेरा मानना है कि इन सब से अलग अपने शानदार दफ्तरों में, अपने सुरक्षित दफ्तरों में देश के बड़े पूंजीपति भी सोच रहे हैं। देखें किसका सोच क्या रंग लाता है।